हेलो एवरीवन, जो भी लोग लाइव जुड़ चुके हैं एक बार कंफर्म कर दीजिए मेरी वॉइस क्लियर है आपको नहीं है। हेलो एवरीवन, जो भी लोग लाइव जुड़े हुए हैं प्लीज़ एक बार कंफर्म कर दीजिए मेरी वॉइस आप लोगों को क्लियर आ रही है या नहीं आ रही है। अभी एक बार बता दो मेरी वॉइस क्लियर आ रही है नहीं आ रही है, जल्दी से बताओ। देखो भाई, कल हमारा चैप्टर फिनिश हुआ था ऑपरेशनल एम्पलीफायर, और आज हम इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर के क्वेश्चंस करेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे और ये खत्म हो जाएंगे तो इसके बाद हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स चालू करेंगे। हालांकि जो ये ऑपरेशन इलेक्ट्रॉनिक्स है इसके अंदर अभी हमें ऑसिलेटर और पढ़ना है, पर वो थियोरेटिकल पोर्शन है तो उसको लास्ट में करेंगे। पहले डिजिटल कंप्लीट करेंगे 3-4 दिनों में, फिर हम कंप्लीट करेंगे ऑसिलेटर्स को, एंड देन एक दिन हम बात करेंगे सेमीकंडक्टर में जो फर्मी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फर्मी थ्योरी, उसको हम कवर करेंगे एक दिन। अब भाई जल्दी से एक बार कंफर्म करो, जो भी लोग लाइव जुड़ चुके हैं क्वेश्चन करें फिर सॉल्व। क्वेश्चन सबसे पहला जो क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा है स्क्रीन पर, सबसे पहला जो क्वेश्चन दिख रहा है आपको स्क्रीन पर वो है अ वोल्टेज फॉलोवर। एक वोल्टेज फॉलोवर के लिए इनमें से कौन सा सही है? फर्स्ट ऑप्शन है हैज अ वोल्टेज गेन ऑफ 1, इसका जो वोल्टेज गेन है वो 1 होता है। सेकंड है इट इज नॉट नॉन इन्वर्टिंग। थर्ड ऑप्शन है हैज नो फीडबैक रजिस्टर, एंड फोर्थ वन इज हैज ऑल ऑफ दिस, है ना। तो हमें वोल्टेज फॉलोवर के बारे में पूछा गया है, तो वोल्टेज फॉलोवर की हम लोगों ने बात की। तो वोल्टेज फॉलोवर कैसा होता है? वोल्टेज फॉलोवर है यहां पर लगा हुआ है माइनस, यहां पर लगा हुआ है प्लस, और जो वोल्टेज अप्लाई किया जाता है वो किया जाता है किस पर? नॉन इन्वर्टिंग एंड पर अप्लाई किया जाता है। तो यहां पर वोल्टेज अप्लाई किया गया है, इसको वापस बना दूं एक बार मैं। तो वोल्टेज अप्लाई किया जाता है यहां पर, तो यहां पर हो गया वी इन, और ये होता है नॉन इन्वर्टिंग एंड। नॉन इन्वर्टिंग एंड के ऊपर रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यहां होता है आर आई, और फिर यहां से रेजिस्टेंस कनेक्ट किया जाता है। तो वोल्टेज फॉलोवर के केस में रेजिस्टेंस जो है फीडबैक रेजिस्टेंस वो होता नहीं, फीडबैक रेजिस्टेंस नहीं होता तो ये सीधी वायर हो जाती है इस तरह से यहाँ, यानी कि शॉर्ट सर्किट हो गया, और ये हो जाता है वी आउटपुट। ठीक है, तो ये एक तरह से कौन सा एम्पलीफायर होता है? इन्वर्टिंग एम्पलीफायर होता है, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। तो ये कौन सा होता है? नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। और इसका जो गेन आता है, वोल्टेज गेन, वो आता है 1 प्लस आर एफ अपॉन आर आई, क्योंकि यहां पर फीडबैक रेजिस्टेंस तो है नहीं, फीडबैक रेजिस्टेंस है 0, तो ये कितना हो जाता है 1 प्लस 0 इक्वल्स टू 1। तो पहली चीज तो ये हो गई, इसका जो वोल्टेज गेन है वो कितना है? 1 है। नॉन इन्वर्टिंग है, नॉन इन्वर्टिंग है बिल्कुल, क्योंकि यहां पर वोल्टेज अप्लाई हो रही है नॉन इन्वर्टिंग पर। प्लस वाला जो एंड होता है वो होता है नॉन इन्वर्टिंग, माइनस वाला जो एंड होता है वो होता है इन्वर्टिंग, और फीडबैक रजिस्टर यहां पर 0 है, तो फीडबैक रजिस्टर यहां पर 0 है, यानी कि चारों ही ऑप्शन इसके करेक्ट होंगे, है ना। ऑल ऑफ द कंटिन्यू करें उसके पहले मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहूंगा कि विजेता बैच स्टार्ट हो रहा है 5 अगस्त 2024 से। इस बैच में आपको IIT जैम और CUET PG 2025 दोनों एग्जाम को ध्यान में रखते हुए प्रिपरेशन कराई जाएगी। फिजिक्स के लिए ये बैच रहेगा। इस बैच में आपको लाइव क्लास के साथ साथ रिकॉर्डेड क्लास भी अवेलेबल होंगी, यानी कि एक क्लास आपकी लाइव चलेगी, एक क्लास रिकॉर्डेड रहेगी, ताकि आपका जो कोर्स है वो टाइमली कंप्लीट हो जाए। और बाकी बैचेस की तरह इस बैच में भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए भी, और मैं खुद भी करवाता ही हूँ। साथ में आपको टेस्ट सीरीज भी दोनों एग्जाम्स की इसमें अवेलेबल रहेगी। बाकी पूरी डिटेल के लिए आप ऐप पर जाके इस बैच की जो डिटेल्स हैं वो चेक कर सकते हैं। मिलते हैं बैच के अंदर। इसके अलावा अगर आपको अलग से बैच ज्वाइन करना है CUET PG के लिए, तो उसके लिए आप मंजिल बैच ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर आपको सिर्फ जैम के लिए प्रिपेयर करना है तो उसके लिए आप IIT जैम का जो लक्ष्य बैच है उसे ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको मेरे साथ जुड़ना है तो आप टेलीग्राम जो चैनल है मेरा, जो टेलीग्राम ग्रुप है उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। कपिल गोयल फिजिक्स नाम से आप टेलीग्राम पर सर्च करेंगे तो वहां पर आपको चैनल मिल जाएगा। साथ ही साथ लिंक जो है इसका वो डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। तो चलिए वापस चलते हैं वीडियो की। इस क्वेश्चन में हमें बोला है द ऑपरेशनल एम्पलीफायर कैन एम्पलीफाई। ऑपरेशनल एम्पलीफायर इनमें से किसको एम्पलीफाई कर सकता है? फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है AC सिग्नल, सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है DC सिग्नल, थर्ड ऑप्शन दिया है बोथ AC एंड DC, एंड फोर्थ वन इज नाइदर DC नॉर AC। तो ये दोनों पे अप्लाई हो सकता है, ये AC पे भी अप्लाई हो सकता है और DC पे भी, यानी कि दोनों ही ऑप्शन यहां पर करेक्ट होंगे। AC और DC दोनों ही ऑप्शन करेक्ट होंगे। ऑपरेशनल एम्पलीफायर दोनों ही तरह के सिग्नल्स को एम्पलीफाई कर सकता है। इट कैन एम्पलीफाई AC सिग्नल्स एंड इट कैन एम्पलीफाई DC सिग्नल्स ऑल्सो। तो दोनों ऑप्शन सही होंगे, यानी कि ऑप्शन C इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ।
द कॉमन मोड सिग्नल्स इज अप्लाइड टू। कॉमन मोड सिग्नल की बात की थी हमने। कॉमन मोड सिग्नल का मतलब क्या होता है? कॉमन मोड सिग्नल का मतलब होता है कि जिसमें दोनों वोल्टेज एम्पलीट्यूड सेम हो जो इनपुट पर आ रहे हैं, यानी कि वी इन की वैल्यू है वो कितनी हो? 0 हो, और ये दोनों किस में हो? सेम फेज में हो। ये दोनों किस में हो? सेम फेज में हो। तो उसको हम क्या नाम देते हैं? कॉमन मोड सिग्नल नाम देते हैं। तो कॉमन मोड सिग्नल जो है उसमें हमें पूछा है इज अप्लाइड टू द इन्वर्टिंग इनपुट, सेकंड पूछा है द नॉन इन्वर्टिंग इनपुट, और फिर पूछा है बोथ इनपुट, और फिर पूछा है नन ऑफ दिस। तो ये दोनों को अप्लाई होगा क्योंकि यहाँ पर V1 भी है और यहाँ पर V2 भी है, तो ये दोनों को ही अप्लाई किया जाएगा, यानी कि बोथ इनपुट्स, ये इन्वर्टिंग पे भी और नॉन इन्वर्टिंग पे भी आएगा। मैंने आपको बताया था कि जब हमने कॉमन मोड सिग्नल अप्लाई किया था तो इस तरह से अप्लाई किया था। यहाँ पर माइनस था, यहाँ पर प्लस था, यहाँ पर मैंने लिखा था V1, यहाँ पर लिखा था V2, इन दोनों के बीच का डिफरेंस था Vin, और यहाँ पर जो Vin आया था वो किसके बराबर था? V1 माइनस V2। इनका एम्पलीट्यूड सेम हो गया था, फेज सेम था, तो ये वैल्यू आ गई थी 0, यानी कि दोनों तरह के इनपुट पर अप्लाई हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला है द इनपुट स्टेज ऑफ एन ऑप-एम्प, इनपुट स्टेज ऑफ एन ऑप-एम्प इज यूजुअली अ। ऑपरेशनल एम्पलीफायर की इनमें से कौन सी इनपुट स्टेज होती है? तो मैंने एक ब्लॉक डायग्राम बताया था। ब्लॉक डायग्राम के अंदर मैंने 3 ब्लॉक बनाए थे, एक ब्लॉक, फिर दूसरा ब्लॉक बनाया था मैंने, और फिर एक मैंने तीसरा ब्लॉक बनाया था। तो पहला ब्लॉक जो था वो था डिफरेंशियल एम्पलीफायर, जिसको मैंने लिखा था DA। दूसरा जो ब्लॉक था वो था DC कपलिंग, दूसरा ब्लॉक था DC कपलिंग का, और तीसरा ब्लॉक था पुश पुल एम्पलीफायर, पुश पुल एमिटर फॉलोवर, पुश पुल एमिटर फॉलोवर। तो हमें ये पूछा है, यहां पर हमें ये पूछा है कि जो इनपुट स्टेज है वो कौन सी है? तो इनपुट में सबसे पहले कौन आ रहा है? डिफरेंशियल एम्पलीफायर आ रहा है। डिफरेंशियल एम्पलीफायर किसका काम कर रहा है? इनपुट का काम कर रहा है। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? इनपुट आंसर हो जाएगा, डिफरेंशियल एम्पलीफायर। क्लियर है यहां तक? ऑपरेशनल एम्पलीफायर इंक्रीजेस 8 वोल्ट और टाइम दिया हुआ है 12 म्यू सेकेंड, द स्ल्यू रेट। तो स्ल्यू रेट की जो यूनिट है वो आपको याद रखनी है। स्ल्यू रेट की यूनिट क्या होती है? स्ल्यू रेट की होती है यूनिट वोल्टेज पर म्यू सेकेंड, तो यहां पर वोल्टेज दे रखा है, कितना दे रखा है? 8 वोल्ट, और जो टाइम दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? 12। तो 8 को 12 से डिवाइड करोगे तो ये लगभग आएगा 0.666, जिसको लमसम वैल्यू लिखी जा सकती है 0.67 वोल्ट पर म्यू सेकेंड। मीन्स आंसर जो इसका हो जाएगा वो कौन सा आंसर आ जाएगा? बी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। इस क्वेश्चन में हमें बोला है फॉर एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर विद नेगेटिव फीडबैक द आउटपुट इज, फॉर एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर विद नेगेटिव फीडबैक द आउटपुट इज। यदि ऑपरेशनल एम्पलीफायर पर नेगेटिव फीडबैक अप्लाई किया जाता है तो आउटपुट आता है। ऑप्शन ए है इक्वल टू द इनपुट, ऑप्शन बी है इंक्रीज्ड, ऑप्शन सी है फीडबैक टू द इन्वर्टिंग इनपुट, एंड ऑप्शन डी है फीडबैक टू द नॉन इन्वर्टिंग इनपुट। तो जब हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर को नेगेटिव फीडबैक अप्लाई करते हैं तो वो नेगेटिव फीडबैक घूम फिर के कहां पर आता है? वो इन्वर्टिंग इनपुट के ऊपर आता है ना। फीडबैक जो अप्लाई होता है, जितने भी डायग्राम आपने बनाए हैं आपने ऑप-एम्प के, यहां पर प्लस था चाहे यहां पर, चाहे आप इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का यूज कर रहे हो चाहे आप नॉन इन्वर्टिंग का यूज कर रहे हो, जो फीडबैक कनेक्शन है वो हमेशा कहां से किया हुआ था? वो किया हुआ था इन्वर्टिंग इनपुट से। जो फीडबैक कनेक्शन है वो हमेशा कहां से किया हुआ था? इन्वर्टिंग इनपुट से। तो फीडबैक जो है वो हमेशा कहां पर अप्लाई होगा? इन्वर्टिंग इनपुट पर अप्लाई होगा। ठीक है, फीडबैक कहां पर अप्लाई होगा? इन्वर्टिंग इनपुट पर अप्लाई होगा। तो हमारे पास जो अभी तक हमने 6 क्वेश्चन किए, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन थे, ऐसा कुछ इसमें टफ टास्क था नहीं। हाँ, बशर्ते आपको थ्योरी इसकी अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। थ्योरी क्लियर है तो ये क्वेश्चन हो जाएंगे, नहीं तो ये अटकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं मैं। फिर हमें क्वेश्चन नंबर 7 जो दिया गया है, इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है द यूज ऑफ नेगेटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक का यूज क्या होता है? पहला ऑप्शन है रिड्यूस द वोल्टेज गेन ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर, सेकंड ऑप्शन है मेक्स द ऑप-एम्प ऑसिलेट, थर्ड ऑप्शन है मेक्स लीनियर ऑपरेशन पॉसिबल, एंड फोर्थ ऑप्शन है आंसर 1 और 2। देखो, मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि जो नेगेटिव फीडबैक है वो क्या कर देता है? अब जो आउटपुट वोल्टेज है उसको डिक्रीज कर देता है ना। तो सबसे पहला ऑप्शन जो है जिसमें लिखा गया है रिड्यूस द वोल्टेज गेन, तो ये तो बिल्कुल सही है कि वोल्टेज गेन को ये कम कर देगा। पॉजिटिव फीडबैक वोल्टेज गेन को बढ़ा देता है, जबकि नेगेटिव फीडबैक वोल्टेज गेन को रिड्यूस कर देता है।
सेकंड चीज क्या है कि ये जो है ओपेम को क्या बना सकता है, ऑसिलेटर बना सकता है, यानी कि ऑप्शन जो बी है वो भी करेक्ट है। तो इसका मतलब ए और बी दोनों सही है, ए और बी दोनों सही है, इसका मतलब कौन सा आंसर करेक्ट होगा, आंसर 1 एंड सेकंड। तो इसका मतलब हमें अगर कोई एक ऑप्शन चूज करना है तो कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे हम, ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन हम चूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। यहां पर हमें बोला है अ सर्टेन, ये सर्टेन लिखा हुआ है, यहां पर बोला है अ सर्टेन नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। अब देखो नाम सुनते ही आपके दिमाग में फॉर्मूला छप जाना चाहिए कि यहां पर बात चल रही है नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की। नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का जो वोल्टेज गेन, क्लोज लूप वोल्टेज गेन होता है, उसका फॉर्मूला होता है 1 प्लस RF अपॉन RI। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अब यहां पर RI की जो वैल्यू है वो 1 किलो ओम गिवन है, ये किसकी वैल्यू है, RI की। और RF की वैल्यू कितनी गिवन है, 100 किलो ओम। तो RF की वैल्यू कितनी है, 100। तो हमें यहां पर पूछा है क्लोज लूप वोल्टेज गेन, तो फॉर्मूला ये रहा। अब 1 प्लस RF की वैल्यू कितनी है, 100, और RI की वैल्यू कितनी है, 1। तो फॉर्मूला लगाया, आंसर कितना आ गया, 101, 101। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया, सी ऑप्शन सही हो गया। वहीं अगर हमें ये कहा जाता कि इन्वर्टिंग का बताओ, तो इन्वर्टिंग के लिए फॉर्मूला क्या होता है, इन्वर्टिंग के लिए अगर इन्वर्टिंग एम्पलीफायर होता तो इन्वर्टिंग के लिए फॉर्मूला होता ACL इक्वल्स टू माइनस RF अपॉन RI। तो उस केस में आंसर आता -100, है ना, उस केस में आंसर कितना आता, -100। तो छोटे छोटे से फॉर्मूला हैं, ये आपको याद होंगे तो इनको करते जाओगे, नहीं तो ये क्वेश्चन फंस जाएंगे आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। हाँ जी, ये क्वेश्चन में हमें बोला है अ सर्टेन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर हैज, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, कौन सा एम्पलीफायर है, इन्वर्टिंग। अब इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है तो इसका जो क्लोज लूप वोल्टेज गेन है वो है -RF अपॉन RI। -RF अपॉन RI ये इसका क्लोज लूप वोल्टेज गेन का फॉर्मूला है। एज अ क्लोज लूप वोल्टेज गेन ऑफ 25, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 25। ये वैल्यू गिवन है 25। द ऑपरेशनल एम्पलीफायर हैज एन ओपन लूप वोल्टेज गेन, और इसकी ओपन लूप वोल्टेज गेन भी हमें गिवन है, कितनी है, 1 लाख। इफ एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर विद ओपन लूप वोल्टेज गेन ऑफ 2 लाख, यदि इस 1 लाख को रिप्लेस कर दिया जाए 2 लाख से, तो इसका जो क्लोज लूप गेन है उस पर क्या असर पड़ेगा, उस पर क्या इफेक्ट आएगा, वो हमें पूछा है। तो सबसे पहला तो सीधा सीधा इसका फॉर्मूला देखो। इसका फॉर्मूला है जो डिपेंड कर रहा है एक तो फीडबैक रेजिस्टेंस पर, और डिपेंड कर रहा है वो इनपुट रेजिस्टेंस पर। ये जो फॉर्मूला है कहीं भी ओपन लूप वोल्टेज का गेन के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। यानी कि अगर ये क्लोज लूप वोल्टेज गेन की वैल्यू चेंज भी होनी है तो वो कब होगी, यदि RF की वैल्यू चेंज होगी या RI की वैल्यू चेंज होगी। मींस यदि RF और RI को आप चेंज करते हो तो क्लोज लूप वोल्टेज गेन चेंज होगा। उसके अलावा आप कुछ भी पैरामीटर, चाहे वो ओपन लूप वोल्टेज गेन हो, चाहे वो कुछ भी हो, उसको चेंज कर लो, तो ये जो क्लोज लूप वोल्टेज गेन है इसमें कोई चेंज नहीं आना, क्योंकि ये डिपेंड कर रही है RF पर और RI पर। तो यहां पर ओपन लूप वोल्टेज गेन को चाहे 1 लाख की जगह 10 लाख बना लो, भाई क्लोज लूप वोल्टेज गेन तो सिर्फ इन दोनों पर डिपेंड कर रही है, तो वो तो पहले भी 25 थी और बाद में भी कितनी रहेगी, 25। तो यहां पर ये कितनी रहेगी, रिमेन्स 25। क्लियर है।